अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले हम लोग मौर्य सल्तनत के बारे में डिस्कस किए थे 8th लेसन के अंदर 6th सोशल में। अब हम गुप्त सल्तनत के बारे में डिस्कस करेंगे। एक ही मर्तबा पूरे सल्तनतों के बारे में हम लोग डिस्कस किए तो कंफ्यूज होने के चांसेस रहते हैं, तो इसके लिए मैं एक एक अलग अलग वीडियो बनाई हूँ। तो मौर्य सल्तनत के बारे में भी एक वीडियो बनाई हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर देखें और या यूट्यूब चैनल के अंदर जाके चेक कर लें। तो देखिए, गुप्त सल्तनत के बारे में यहाँ पे मौर्य हुकूमत के ज़वाल के बाद, तो कौन से हुकूमत के बाद, ये ज़वाल के बाद है, मौर्य हुकूमत के ज़वाल के बाद का है ये। शुमाली हिंदुस्तान में कई एक छोटी सल्तनतें, छोटे छोटे सल्तनतें आपस में लड़ती रहती थीं। हिंदुस्तान में तकरीबन 500 साल तक कोई ताकतवर हुक्मरान नहीं था, तो गुप्त सल्तनत ने शुमाली हिंद में इख्तिदार हासिल नहीं किया। गुप्त सल्तनत का पहला मशहूर हुक्मरान चंद्रगुप्त अव्वल था। तो याद रखिए, इनके नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़े थे मौर्य सल्तनत के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य हैं, बिंदुसारा हैं और अशोक हैं, तो इनके नाम याद रखना है। उसी तरह से गुप्त सल्तनत के अंदर चंद्रगुप्त अव्वल मशहूर हुक्मरान है। इसने पाटलिपुत्र को अपना पाया तख्त बनाया, जो कि इससे कबल मौर्यों का भी ये पाया तख्त रहा। तो हम लोग को आपको याद है ना, मौर्य सल्तनत का भी कौन सा पाया तख्त था बोले तो कौन सा था? पाटलिपुत्रा ही था। तो इनका भी वही पाटलिपुत्रा है। तो आप यहाँ पे देख सकते, देखो कहाँ कहाँ तक था। ये पूरा जो एरिया है ना, ये पूरा गुप्त सल्तनत का ही है। दरियाए गंगा, सांची, उज्जैनी, दरियाए नर्मदा के दरमियान गुप्त, दरियाए सिंध से लेके दरियाए नर्मदा, पाटलिपुत्र, ये पूरा इलाका गुप्त सल्तनत के अंदर था। तो यहाँ पे देखिए इनके बारे में, तो चंद्रगुप्त के बाद इनका बेटा कौन है? समुद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त का बेटा कौन है? समुद्रगुप्त है। ये हुक्मरान बन गया। तो इसके दौर में इस दौरे हुकूमत में सल्तनत शुमाली हिंदुस्तान से लेकर बहुत सारे इलाकों तक फैल गई थी कहते। और ये एक ऐसा ताकतवर हुक्मरान था जो उसकी ज़िंदगी में कभी शिकस्त नहीं खाई। तो इसके बाद इस सल्तनत का अहम हुक्मरान चंद्रगुप्त दूवम था। इसने मगरबी हिंदुस्तान के साका बादशाहों को शिकस्त दी। तो यहाँ पे आपको याद रखना ये है कि फर्स्ट चंद्रगुप्त अव्वल और उनका बेटा समुद्रगुप्ता, और समुद्रगुप्ता के बाद आने वाले अहम हुक्मरान चंद्रगुप्त दूवम, ये 3 नाम है, याद रखिए। तो चंद्रगुप्त का बेटा जो समुद्रगुप्त है, वो आके कभी इसकी ज़िंदगी में शिकस्त नहीं खाया। और दूसरा अहम हुक्मरान जो है चंद्रगुप्त दूवम, जो मगरबी हिंदुस्तान के साका बादशाहों को क्या कर दिए? शिकस्त कर दिए। अब हम समुद्रगुप्ता के बारे में और भी थोड़ा डिटेल से जानेंगे। समुद्रगुप्ता एक बहुत ही ताकतवर बादशाह था। इससे पहले हम सुने थे कि वो कभी भी अपनी लाइफ में फेल्यूर नहीं देखे थे, बोल के 9 सल्तनतों पे भी उन्होंने हमला कर दिया और वहाँ की सारी मुल्कियत को अपने अंदर मतलब पूरा कब्ज़ा कर लिया, बल्कि याद रखिए। और बहुत सारे यानी कि 12 बादशाहों को उन्होंने शिकस्त दी जुनूब की तरफ, जो इस बात का अख्तियार मतलब वहाँ पे ख़ुद सुपुर्दगी के बाद उन लोगों को इस बात का अख्तियार दिया गया कि वो अपनी हुकूमत चलाएं। तो 12 बादशाहों को शिकस्त करने के बाद वही बादशाहों को वहाँ पे रखे कि पूरा अंडर कंट्रोल पूरा समुद्रगुप्ता के अंदर रहता, लेकिन वहाँ पे जस्ट उन्होंने काम करते रहते, एक बादशाह की या छोटे अफसर की या एक हैसियत से वहाँ पे काम करते थे, एक छोटे से बादशाह की हैसियत से। ये कहा जाता है कि इसने गुप्त सल्तनत को तमिलनाडु के कांची तक वसाअत दी। तो यहाँ पे समुद्रगुप्त को याद रखिए कि ये कभी अपनी लाइफ में फेल्यूर नहीं हुए थे और 12 बादशाहों को उन्होंने शिकस्त दी थी, और तमिलनाडु तक उनका यानी कि कांची तक उनका जो अपना कब्ज़ा कर लिए थे वो कांची तक था। कांची नहीं है, आई थिंक कांचीपुरम बोलते ना उसको, ऐसा। तो यहाँ पे उस दौर के अंदर और भी आपको बहुत सारे अजीमुशान यानी कि रियाजी के और अदब के मैदान में अजीम किताबें इल्म फ़ल्कियात के फ़रोग़ के लिए भी बहुत ही मशहूर था। तो चंद्रगुप्त दूवम के दौर में, याद रखिए, चंद्रगुप्त दूवम के दौर में 9 साहिब कमाल अफराद थे। तो कितने थे? 9 साहिब कमाल अफराद थे। तो इसमें मशहूर कालिदास भी थे, जो 9 रत्न के नाम से जाने जाते हैं हम लोग। 9 रत्नों में से एक 9 रत्न थे। अब 9 रत्न में से यानी कि 9 रत्न के माने 9 हीरे, तो किसमें कौन कौन मशहूर हैं देखेंगे। अमर सिम्हा लगत नवेसी में, धननोत्री तबीब हैं, हरिसेना संस्कृत शायर थे, कालिदास संस्कृत शायर और ड्रामा निगार, उरूरची रियाजीदां और माहिर लिसानियात, विटाल भट्टा एक जादूगर थे, खाम्पा कहाम कहामपना का
ये तेलुगु में अगर इसको प्रोनाउंस किया तो सही रहता है। कहाँ कहाँ पन्ना का नजूमी है ये, शंकु एक मैमार है, वहामी विराहा ये माहिर फल्कियात हैं। तो ये कौन कौन से मैदान में मशहूर हैं, ये याद रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो गुप्त दौर के अंदर उस दौर में चट्टानों को तराश करके गार बनाने के लिए उस दौर मशहूर था। तो इसमें अजंता और एलोरा का जो मुसव्वरी के नमूने में इसकी बेहतरीन मिसाल मानी जाती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता कि अजंता और एलोरा के गार कौन से सल्तनत ने बनाए थे, कौन से सल्तनत वालों ने बनाए थे, तो गुप्त सल्तनत। याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है ये। रियाजी में क्या क्या दरियाफ्तें हैं उस दौर के अंदर बोले तो बहुत सारे माहिर फल्कियात और रियाजी दां, जैसे आर्यभट्टा को माना जाता था, वो भी उसी दौर के थे। वो उन्होंने अलजिब्रा को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे मशहूर, मतलब अलजिब्रा को इस्तेमाल करने में बहुत ही मशहूर थे उन्होंने। और हिंदुस्तानी रियाजी दानों ने सिफर और उसके इजहार के बारे में भी कुछ अलामतों का इस्तेमाल का तस्वुर भी पेश किया था। तो उन्होंने एकता नौ के लिए भी अलामतें तहकीक की हैं, और उन्होंने अलगोरिथम को भी दरियाफ्त किया है। और वो जो अलगोरिथम है अब मौजूदा जो कंप्यूटर्स हैं उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ब्रह्मपुत्रा एक और रियासीदां और इल्म फल्कियात का माहिर था जिसने शमसी साल की पैमाइश की। तो यहाँ पे दो साइंटिस्ट के बारे में है, एक आर्यभट्टा और एक ब्रह्मपुत्रा बोल के। आर्यभट्टा इनके बारे में आप बहुत अच्छा जानते हैं। देखो यहाँ पे आर्यभट्टा, इनके नाम से ही सैटेलाइट भी बनाया गया था, सबसे पहला सैटेलाइट जो हिंदुस्तानी सैटेलाइट था, जो पूरा हिंदुस्तान के अंदर बनाया हुआ था, हर एक पार्ट उसके अंदर का, जिसको 1975 में लॉन्च किए थे। कब? 1975 में। तो तिब्ब यानी कि मेडिसिन के थ्रू उस दौर के अंदर किस तरह के खदमात थे बोले तो चरका और सुशिस्त्रा गुप्त सल्तनत के अजीम लोग थे। तो चरका और सुशिस्त्रा ये दो नाम आप याद रखें। तो सुशिस्त्रा है पहले हिंदुस्तानी तबीब थे, पहले हिंदुस्तानी तबीब हैं जो टूटी हुई नाक के लिए प्लास्टिक सर्जरी का इस्तेमाल किया था। तो सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी का इस्तेमाल करने वाले कौन थे बोले तो सुशिस्त्रा, याद रखिए। और गुप्त दौर के अंदर तबीब टूटी हड्डियों को जोड़ने और अम्ल जरात किया करते थे। उस दौर के अंदर भी आके इस तरह के हुआ करते थे सर्जरीज बोल के यहाँ पे दिया है। हिंदुस्तानी तबीब जड़ी बूटियों को बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल करते थे। इनका यह मानना था कि बीमारी का नहीं बल्कि बीमारी के सबब को ख़त्म करना है, बीमारी को ख़त्म करना नहीं, उसको जड़ से निकाल के फेंकना है, इनका एक मेन रीज़न था। चरका ने आयुर्वेदिक के उलूम पर मुश्तमिल किताब लिखी जिसका नाम चरक संहिता कहते हैं। अब हम लोग आयुर्वेदिक कि अगर हम फील्ड में जाके आयुर्वेदिक पढ़ना चाहते हैं तो इनकी किताब जो चरक संहिता एक बेसिक मानी जाती है, एक बेसिक किताब जो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को बनने के लिए बहुत ही कारआमद होती है। तो यहाँ पे सुशस्त्रा और चरका का नाम याद रखिए। सुशस्त्रा जो है सबसे पहले तबीब हैं हिंदुस्तान के, जो टूटी हुई नाक को सर्जरी किया करते थे उस दौर के अंदर, गुप्त दौर के अंदर। और आयुर्वेदिक के उलूम पर भी इन्होंने, यानी कि चरका ने आयुर्वेदिक के उलूम पर भी एक किताब लिखी जिसको हम चरक संहिता कहते हैं। ओके, तो देखो चरका इनो है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फल्कियाती दरियाफ्तें यानी कि मतलब आसमान के ऊपर यानी कि फल्कियात के ऊपर क्या क्या दरियाफ्तें किए थे उस दौर के अंदर। ये भी कहा गया कि इन्होंने सैयारों और सितारों की गर्दिश का भी मुशाहिदा किए थे बोल के, और ज़मीन गोल है बोल के भी इनका कहना है, और सूरज के अतराफ गर्दिश करती है, ये भी उनका जब उस दौर में कहे थे। और बहुत सारे साइंटिस्टों ने बहुत सारे तजुर्बात इस दौर के अंदर किए हैं। तो इस दौर के अंदर धाती टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा महारत रखती थी, याद रखिए। स्टील और लोहे के औजार और हथियार बनाए उस दौर में बनाए थे, और सोने के सिक्के भी उसी दौर में ढाले गए, यानी कि स्टील, लोहा और सोने का ज़्यादातर इस्तेमाल उस दौर के अंदर था बोल के हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इन सारी बातों को हम मद्देनज़र रख कर कह सकते हैं कि इस दौर को हम सुनहरा दौर कहते हैं। हिंदुस्तानी तारीख़ का सुनहरा दौर किसका है बोले तो गुप्त दौर है, जो हन्नों के हमलों से ये पूरी तरह से ख़ात्मा हो गया। इस बेहतरीन दौर का ख़ात्मा हन्नों के हमलों से हुआ है। तो ऐसा हम गुप्त दौर के बारे में हम लोग पढ़ लिए।
गुप्त दौर के अंदर आपको ये चीज़ याद रखनी है, एक मर्तबा हम उसको रिवीजन कर लेंगे। तो इसमें चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त अव्वल, और उसके बाद समुद्रगुप्ता है, उनका बेटा। तो समुद्रगुप्ता के बाद जो चंद्रगुप्त दूवम है, ये तीनों के बारे में आप याद रखना है। और समुद्रगुप्ता अपनी लाइफ में कभी भी फेल्यूर नहीं देखे थे, उन्होंने 12 बादशाहों को शिकस्त दी थी, और उनका जो सल्तनत था तमिलनाडु के कांची तक वसात थी। और उसके बाद हम इस दौर के अंदर नवरत्न थे, कौन कौन से नवरत्न थे, 9 हीरे, इनके बारे में हम लोग याद रखना है। चंद्रगुप्त दूवम के दौर में नवरत्न यानी कि 9 साहिब कमाल अफराद थे, बल्कि याद रखना है। और इसमें आर्यभट्टा के क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, यानी कि क्या क्या किए थे बोल के, और ब्रह्मपुत्रा इल्म फल्कियात उस दौर के माहिर थे, बल्कि याद रखना है। और 1975 में उन्होंने यानी कि हिंदुस्तानी सैटेलाइट आर्यभट्टा को लॉन्च किए थे, याद रखिए। और मेडिसिन्स के मैदान के अंदर चरका और सुशिस्त्रा हैं। सुशिस्त्रा जो है सबसे पहले हिंदुस्तानी तबीब माने जाते हैं, और चरका आयुर्वेदिक के लिए एक बेहतरीन किताब लिखी है जो बेसिक मानी जाती है आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के लिए। चरका की जो किताब है चरक संहिता है। और सुशिस्त्रा क्या काम किए हैं बोले तो टूटी हुई हड्डी को प्लास्टिक सर्जरी उस दौर के अंदर किया करते थे, बल्कि इसमें दिया गया है। और उस दौर के अंदर फल्कियात दरियाफ्ते में बहुत सारे हुए हैं, और स्टील, लोहा और सोने के सिक्के भी उस दौर के अंदर बनाए जाते थे, बल्कि यहाँ पे दिया गया। इसीलिए इन शानदार कारनामों की वजह से इस दौर को हम सुनहरा दौर यानी कि गोल्डन पीरियड के नाम से याद किया जाता है। तो ये था आपका गुप्त दौर के बारे में। देख सकते हैं आप यहाँ पे गुप्त दौर का सोने का सिक्का। तो इससे पहले हम मौर्य सल्तनत के बारे में एक डिटेल से एक वीडियो बनाए हैं, ये गुप्त दौर के बारे में है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग सातवाहना सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए ये काफ़ी है। तो इसके अंदर जितने भी आपको क्वेश्चंस क्विजेस होंगे हमारे ग्रुप के अंदर होंगे, इसकी लिंक मैं ग्रुप यानी कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर रखूँगी। आप वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाइए और क्विज़ अटेंड करें। आपका कीमती वक्त देने के लिए जज़ाकल्लाह खैर।